नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने का पहला चरण संपन्न हो गया है। राजस्थान समेत 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण की सीटों पर 1600 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और 4 जून को अब उनका भाग्य इस पिटारे से बाहर निकलेगा। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर है। खासतौर पर राजस्थान के बीकानेर, अलवर, दौसा, नागौर, चूरू और जयपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग पूरी हो गई है। बात राजस्थान की करें तो यहां की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, शांतिपूर्ण रहा। कुल मिलाकर छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, राजस्थान की हॉट सीटों में से एक बीकानेर सीट से केंद्र सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया। वहीं राजस्थान की चर्चित सीटों में अलवर सीट भी खूब चर्चा में रही। पीएम मोदी के करीबी रहे राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ने उनके सामने लोकल युवा नेता ललित यादव को टिकट दिया था। इसके अलावा चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला उनका था 2 बार के सांसद रहे और इस बार बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के पास आ पहुंचे राहुल कसवा से। इन दोनों सीटों के अलावा जाटलैंड की सबसे प्रमुख सीट कही जाने वाली नागौर के चुनाव की चर्चा भी दिल्ली तक है, जहां इंडी गठबंधन में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और कभी कांग्रेसी रही मिर्धा परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ती दिखाई दी। दोनों नेता 2019 के चुनाव में भी आमने सामने थे, पाले अलग अलग थे। तब ज्योति कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। हनुमान बेनीवाल ने वो चुनाव जीता था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। 4 तारीख बताएगी कि 19 तारीख को जनता ने ईवीएम में क्या कैद किया है। तो चुनाव संपन्न हो गया है। पहले दौर का बुजुर्ग, जवान, युवा तमाम वोट देने के लिए पहुंचे। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद पिछली बार की तुलना में तुलनात्मक रूप से इस बार वोटिंग प्रतिशत हो सकता है थोड़ा कम रहे, लेकिन कितना कम रहेगा ये पता अभी कुछ देर बाद में जब पीसी आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की, तब जाकर के पता चल पाएगा क्या कम रहा भी है या फिर आखिरी वक्त में इसने जिस तरह की रफ्तार पकड़ी वो इसको एट पार यानी पिछली बार की तुलना में ठीक ठाक स्थिति में ले जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 5 बजे तक के आंकड़े ये सजेस्ट कर रहे थे कि कई जगहों पर 50 के इर्द गिर्द, कई जगहों पर 40 से ऊपर, कई जगहों पर 45, तो लगभग ऑन एन एवरेज 50% के इर्द गिर्द मतदान राजस्थान में 5 बजे तक हो चुका था। लेकिन 5 बजे के बाद में चूंकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचता है, क्या उसमें ये आंकड़ा 16%, 17% का इजाफा देख सकता है? ये बड़ा प्रश्न है और इसी के इर्द गिर्द अब यहां से सारी विवेचनाएं और कहना चाहिए
टिप्पणियां बनती हुई दिखाई देंगी कि आखिर इस चुनाव में क्या कुछ है। 4 तारीख तक खेलने के लिए सबके पास सब कुछ है। तमाम संभावनाओं को टटोलते हुए वो क्या सोचते हैं वो सामने रख सकते हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद में क्या हुआ था ये साफ हो ही जाएगा। रमेश शर्मा, सीकर संभाग प्रभारी, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं सीकर से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 3 महत्वपूर्ण सीटें सीकर संभाग की, और वहां आज के पोलिंग परसेंटेज को देखकर अभी तक के क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। रमेश, पिछली बार जैसा पोलिंग परसेंटेज अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अभी ऐसा लग नहीं रहा है। जो पूत के पांव अभी जो पालने में है, खैर अभी तो पालने से बहुत बाहर आ गए और पूत भी पालने से बाहर आ गया, बस अब ये आखिरी का 1 घंटा है, इसके आंकड़े आने बाकी हैं। क्या लगता है आपको, ये पिछली बार की तुलना में ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगा सीकर संभाग में और शेखावाटी में, या फिर उससे कंपैरेटिवली कम रहने वाला है? आपका आकलन क्या कह रहा है? आवाज आ रही है आपको रमेश? लगता है रमेश सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज, उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही। हम उन तक जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज पहले दौर का जो चुनाव का प्रचार है वो थम गया, और थमने के साथ ही पहले दौर में जितने भी प्रत्याशी मैदान में थे अब वो सुस्ताते और आराम करते दिखाई देंगे। रमेश शर्मा, सीकर संभाग प्रभारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। एक बार फिर से उनके पास जानने की कोशिश करते हैं। रमेश, आप तक आवाज आ रही है क्या? सबसे पहले ये बताइए। हाँ बिल्कुल, मेरे पास आवाज आ रही है सबकी। हाँ रमेश, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि इस बार के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, 5 बजे तक के तो आंकड़े हमारे पास हैं, 1 घंटे के बीच में कितना बदला ये पता नहीं, अभी तक के आंकड़े देख के क्या आपको लग रहा है कि ये पिछली बार की तुलना में ज्यादा जाने वाले हैं सीकर संभाग में, या फिर पिछली बार की तुलना में कम रहने वाले हैं? और अगर कम रहने वाले हैं तो इसका फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल सफल बताना चाहूंगा कि लगता नहीं है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कोई आंकड़े ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अभी तक का जो 5 बजे का जो मतदान था सीकर से संभाग में, वो कहीं न कहीं 50 या 55% के आसपास पहुंचा था। तो 5% और बढ़ा दीजिए, लेकिन लगता नहीं कि 60% से अधिक कहीं मतदान होगा। और अगर 60% मतदान हुआ तो इसको बहुत ज्यादा मतदान नहीं कह सकते स्वप्न, क्योंकि 65% मतदान पिछली बार रहा था। और इस बार एक सरकारों को भी लग रहा था, या प्रचार प्रसार इस तरीके था कि इस बार मतदान का जो रेशो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, लेकिन तुलनात्मक अगर बात करें तो मतदान का जो रेशो रहा वो कम रहा है। आप सीकर की बात कर लीजिए, हालांकि संभाग में चूरू का जो रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन झुंझुनू और सीकर में जो एक अपेक्षाएं थी कि भाई मतदान का जो प्रतिशत बढ़ेगा वो आशा के अनुकूल नहीं हुआ। इसका इफेक्ट आप किस पार्टी पर पड़ता हुआ देख रहे हैं? अब तो ठीक है, हो गया जो होना था, जो ईवीएम में कैद होना था वो हो गया, अब हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी है कि किस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कम मतदान प्रतिशत है वो कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों को एक चिंता का विषय बना हुआ है। पार्टी ये मानती है कि साहब हमने इतना मतदान किया है, बीजेपी भी कहती है कि साहब हमारा मतदान प्रतिशत इतना हुआ, लेकिन कम मतदान प्रतिशत दोनों ही पार्टियों के लिए कब चर्चा का विषय भी बन गया है और एक सोचने विषय भी बन गया कि इतना मतदान का जो प्रतिशत है स्वप्न वो बहुत कम रहा है। मैं भी एक आंकलन लगा रहा था कि कहीं न कहीं सीकर संभाग की बात करें तो 70% से ऊपर मतदान होना चाहिए, ये मोटे तौर पर एक आंकलन था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आंकड़ों के बाद ये 70% से कहीं ऊपर जा पाएगा। लगता है कि 65 से बिलो ही ये मतदान प्रतिशत रहेगा, जो कम है। हालांकि जिला प्रशासन ने बेहतरीन अपने स्वीप कार्यक्रम चलाए, रंगोली कार्यक्रम भी चलवाए, इसके साथ में कहा जा सकता है कि एक स्कूलों में भी मतदान के लिए प्रेरित किया गया, तो काफी कुछ ये सब चीजें रही, लेकिन इसका प्रभाव या तो ये मानिएगा कि गर्मी का मौसम था, लेकिन आज के अगर शेखावाटी संभाग की बात करें तो गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि भाई मतदान नहीं हो सके या मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ाया जा सके। हाँ, हालांकि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो सफल समय था उसमें लंबी कतारें यहाँ सीकर संभाग में देखी गई, चाहे आप चूरू देख लीजिए, झुंझुनू देख लीजिए, सीकर। लेकिन करीबन 11:30 बजे से लेकर के जो 2% तक का जो समय सफल निकला 3 बजे तक का, वो कोई लंबी कतारें नहीं थी, पोलिंग बूथ थे वो बिल्कुल खाली थे। हाँ, हालांकि 5 बजे बाद जब सब लोगों ने एक मुहिम चलाई तो 5 से 6 बजे तक फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन जो 3 घंटे का जो समय निकला
वो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं कम कम लेकर के आया। जो एक ग्राफ था वो ग्राफ को भी कम लेके आया। सुबह से चल रहा था कि सुबह जब लंबी कतारें हम लोग देख रहे थे, जब जगह जगह हम विजिट भी कर रहे थे, मतदान बूथ पे भी हम लोग जा रहे थे, तो लग रहा था कि मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रमेश इस जानकारी के लिए। रमेश शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे सीकर से और ये बता रहे थे कि इस बार का पोलिंग परसेंटेज शायद पिछली बार की तुलना में वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं और उसके बाद ये तय पाएगा कि इस बार पोलिंग दरअसल हुई कितनी है। और पहले दौर की वोटिंग में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट पर चर्चा होती हुई दिखाई दी, वो एक सीट अलवर की थी। प्रेम पाठक, समाचार प्लस संवाददाता, अलवर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं कैसा रहा है पोलिंग परसेंटेज और क्या रही है अलवर की स्थिति। प्रेम, क्या रही है अलवर की स्थिति, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है और पिछली बार की तुलना में इस बार का पोलिंग परसेंटेज अभी तक कैसा दिखाई दे रहा है? प्रेम, दरअसल मैं यहाँ अलवर के मालवीय नगर के मतदान केंद्र पे हूँ। 7 बजे का से ज्यादा का समय हो गया है। 6 बजे यहाँ पोलिंग जो समाप्त हो चुका है। इस बार अलवर लोकसभा क्षेत्र की जो सबसे विचित्र बात रही है वो वोटिंग परसेंट का एकदम कम होना रहा है। अभी 5 बजे के जो प्रशासन के आंकड़े जारी किए गए हैं वोटिंग के, वो 53.31% 5 बजे तक वोटिंग का इन्होंने बताया है। 6 बजे के फाइनल फिगर अभी इनकी तरफ से जारी नहीं किए गए, लेकिन अधिकतम भी अगर खूब भी होगा तो 58 से 60% से ऊपर ये लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंट नहीं जा पाएगा। जबकि पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट था वो 67% से भी ज्यादा था। यानी इस बार लोगों को उम्मीद थी कि 70% को क्रॉस करेगा वोटिंग परसेंट, लेकिन ये जो करीबन 8 से 10% की जो इस बार कमी आई है, ये 10% की कमी ने राजनीतिक जो पंडित हैं उनकी चिंताएं बढ़ाती हैं। आप भी पंडित हैं, राजनीतिक पंडित, तो आप भी जानते हैं, सियासत को अलवर की समझते हैं। लेकिन दोनों की यही जो मन में जो चिंता है, जिनके रणनीतिकारों की चिंता है, वो सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जो 10% 8% का जो वोटिंग कम हुआ, आखिर किसके हिस्से का वोट कटा है। इस बार अलवर लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके का अभी तक का दोनों पार्टियों की बड़ी टक्कर नजर आ रही थी। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की, और बीजेपी कुछ एज लिए हुए दिखाई दी पड़ रही थी सुबह जब वोटिंग शुरू हुआ था। लेकिन शाम होते होते जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ और वोटिंग परसेंट का जो आंकड़ा एकदम बता है, उससे लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है जो लोकसभा क्षेत्र का, वो कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। और जो लोगों की उम्मीद थी उस पर हो सकता है वो पानी भी फेंक दे। ठीक है, कई आकलन है जो ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया प्रेम आपका इस जानकारी के लिए। प्रेम पाठक, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा भी उनका आकलन ये है कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर 60 तक पहुंचेगा। 7-8% या 6% का ये जो डिप है, ये जो फॉल है, ये किसके खाते में जाएगा और किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये कैलकुलेट करना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनावों के पहले चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में अब कैद हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने जीत के लिए चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी तो जीत का दावा करते हुए कई नजर आए। 12 लोकसभा सीटों का परिणाम कई नेताओं का सियासी भविष्य तय करेगा। कौन कौन होंगे, देखिए। पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। प्रथम चरण में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, नागौर, सीकर और गंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर हुआ मतदान। 4 जून को खुलेगी मतपेटी। हालांकि 13 सीटों पर मतदान होना शेष। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा मतदान। बीजेपी कर रही जीत की हैट्रिक का दावा। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। पहले चरण में इन सभी 12 सीटों पर बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक के सहित प्रदेश की लीडरशिप ने जीत के लिए जमकर पसीना बहाया। पीएम मोदी ने पहले चरण के लिए 5 सभाएं और एक रोड शो किया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पिच तैयार करने की कोशिश की। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी 2 रोड शो किए और एक जनसभा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह,
एस जयशंकर, वीके सिंह, निर्मला सीतारमण ने प्रचार प्रसार किया, तो वहीं भाजपा के फायर ब्रांड लीडर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मरुधरा की सभी सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए जोर लगाया। वहीं स्टेट लीडरशिप में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम के साथ चुनावी प्रचार की पूरी कमान संभाली। सिंपल लाल शर्मा ने ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर सभी लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की, तो वहीं उनकी कैबिनेट के तमाम कद्दावर मंत्रियों ने अपने अपने गृह जिलों में जमकर पसीना बहाया। लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मैं देख रहा हूँ, सुबह से फोन आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और वोट कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि राजस्थान में जिस तरह से उत्साह और उमंग है मोदी जी के प्रति, फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। सर, कांग्रेस का अधिकांश सीटों पर जीत का दावा, बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बार प्रत्याशियों के साथ साथ प्रदेश के कई भाजपा के कद्दावर नेताओं का सियासी भविष्य भी तय करेगा। मौजूदा सीटों पर हुए मतदान पर प्रदेश के कई कद्दावर भाजपा नेताओं की साख दांव पर लगी है। भरतपुर सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, तो जयपुर सीएम भजनलाल शर्मा की कर्मस्थली है। सरकार के कद्दावर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर दौसा सीट की जिम्मेदारी थी। ऐसे में दौसा में हार और जीत मीणा का सियासी भविष्य तय करेगा। जयपुर ग्रामीण से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पुनिया, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चूरू में राजेंद्र राठौड़, सीकर में झाबर सिंह खर्रा, नागौर से मंत्री विजय सिंह चौधरी की साख दांव पर है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार कौन बनाएगा, जो मतदाता हैं, जो आपका ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप मतदाता ही निर्माण करेंगे भारत का। आप पहला डिसीजन करेंगे और मोदी जी की गारंटी है कि हम तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। वहीं प्रदेश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस भले ही 12 सीटों पर मजबूती का दावा कर रही हो, लेकिन पिछले 2 चुनाव के हिसाब से राह आसान नहीं है। पहले चरण की 12 सीटों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। शेखावटी की सीटों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, तो पूर्वी राजस्थान की दौसा, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर सीट को लेकर सचिन पायलट, अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र की प्रतिष्ठा दांव पर है। नागौर और सीकर में गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, अमराराम के सियासी भविष्य का फैसला भी इस चुनाव परिणाम पर टिका हुआ है। कांग्रेस सहित गठबंधन के 6 मौजूदा विधायक चुनाव मैदान में हैं। इनमें से कौन देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा, यह भी फैसला होगा। प्रथम चरण में राज्य के 3 प्रमुख नेताओं ने चुनावी कैंपेन की कमान संभाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रमुख हैं। गहलोत में पहले चरण की 9, सचिन पायलट ने 10 और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी 7 लोकसभा सीटों पर प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस पार्टी पहले चरण के अधिकांश सीटों पर अपनी मजबूती और जीत मान रही है। इनमें शेखावटी की झुंझुनू, चूरू, पूर्वी राजस्थान की दौसा, जयपुर ग्रामीण और भरतपुर के अलावा नागौर सीट प्रमुख है। गठबंधन को बहुमत मिलेगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। पहले चरण के मतदान प्रतिशत को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मतदान प्रतिशत को देखते हुए दोनों पार्टियां दूसरे चरण में होने वाले मतदान की रणनीति में जुट गई है। सहयोगी दिनेश कसाना के साथ अधिराज सिंह नरूका की रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है।
इसमें आमजन के साथ सियासी दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बीजेपी नेता सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, अनिल चोपड़ा, रंजीता कोली, मंत्री संजय शर्मा समेत अन्य सियासी दिग्गजों ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। ये 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तमाम नामचीन नेता अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। वहीं आज कोलायत में विधायक अंशुमन सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बरसलपुर में अपने बूथ पर उन्होंने मतदान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह पूरे इलाके में नजर आया। विधायक भाटी के साथ अन्य लोग भी जब वो वोटिंग करने पहुंचे तो मौजूद रहे। वहीं विधायक भगवाना राम सैनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग पौंख गांव के बूथ संख्या 123 पर अपने मतदान के साथ किया। उदयपुर वाटी के नीम का थाना में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। ये भी उदयपुर विधानसभा क्षेत्र की ठीक चल रही है अभी तो, लेकिन मतदान कम हो रहा है, परसेंटेज डाउन है। लेकिन गर्मी का मौसम है इसलिए लोग अभी आ रहे हैं और मतदान अच्छा ठीक हो रहा है। मैंने मतदान कर दिया। 100 मतदान कम हो रहा है यार। क्या स्थिति है? वहीं अलवर में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का प्रयोग किया। नवविवाहित जोड़े भी मतदान के लिए पहुंचते दिखाई दिए। बुजुर्ग और विशेष योग्य जनों ने भी मतदान में अपनी भूमिका अदा की। वहीं विधायक रमेश खींची ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुत्र संजय खींची के साथ में जाकर उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया। रमेश खींची ने समाचार प्लस से बात करते हुए कहा कि शादियों और भीषण गर्मी से मतदान पर असर पड़ा है और वोट कम पड़े हैं। कहा जाता है अपने आप में एक विशेष छवि बनाए हुए हैं कठूमर से विधायक रमेश खींची, जिनका एक ही मोटो है ऑन द स्पॉट। कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, ऑन द स्पॉट निपटाने में उनकी विशेष भूमिका रहती है और इसीलिए लोगों के ये लाड़ प्यार का कारण बने हुए हैं। आज मतदान केंद्र कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शौकत पर पहुंचे हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर और आज आप लेकर आए हैं। और विशेष रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि विधायक रमेश खींची जिस दिन से आचार संहिता और चुनाव की घोषणा हुई है, एक भी दिन उन्होंने कहीं बाहर विजिट नहीं किया। गांव गांव डांडी डांडी जाकर भाजपा के प्रचार में लगे हुए थे और सुबह के निकलते और देर रात तक अपने घर पर पहुंचते। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं से, लोगों से ये अपील करते कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। आज वो अपना मत का उपयोग भी करने आए और उनसे पूछते कि इतनी देर से आने का क्या कारण रहा? देखिए, देर से कारण तो आज पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में खासतौर से 12 संसदीय क्षेत्रों में वोट डल रहे हैं और आज भरतपुर संसदीय क्षेत्र का वोट डल रहा है, जिसमें आज सोखर बूथ पर मेरा वोट डालने में स्वयं आया हूँ। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर और उनकी गारंटी के नाम पर और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के जो 4 महीने का कार्यकाल रहा उसके नाम पर मैं समझता हूँ हमारे भरतपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्साह मतदाताओं में हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत होगी, जिनके उम्मीदवार हमारे रामस्वरूप कोहली जी हैं। आप सब क्षेत्र की जनता जानती है, मतदाता जानता है कि आज हमारा विकास कौन कर सकता है। 10 साल जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किया देश में और विकसित भारत की तरफ मैं समझता हूँ उनका एक संकल्प है। ये थे कठूमर विधानसभा से तर्रार विधायक रमेश खींची, जिन्होंने वोटरों से भी अपील है कि जो समय उसमें अधिक मतदान करेंगे, निष्पक्ष और स्वच्छ तंत्र का निर्माण हो सके। कठूमर से एक की समाचार प्लस के लिए खास रिपोर्ट।
मजिस्ट्रेट जया सैनी ने लोकतंत्र के प्रति अपनी भागीदारी निभाई। शादी की रस्मों के बीच में वो पोलिंग बूथ पहुंची और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार की ज़रूरत सबसे ज़रूरी बताई। मजिस्ट्रेट की 21 अप्रैल को चूरू में शादी तय है। हल्दी की रस्म के बाद वो वोट देने के लिए पहुंची। इसके संबंध में लोगों में जागरूकता फैले ज़्यादा से ज़्यादा कि मतदान बहुत आपका अधिकार है, जिसे जितना हो सके आपको प्रयोग करना चाहिए। आप अपनी सरकार को लेके आओ, अपने राइट का सर्वोत्तम उपयोग करें। धन्यवाद। दूल्हा बनने से पहले युवाओं ने जिम्मेदारी निभाई लोकतंत्र के प्रति अपनी। लोकतंत्र के महापर्व में वो वोट देते हुए नजर आए। राजेंद्र और लक्ष्मण राम पूनिया ने पहले वोट दिया और फिर ब्याह किया। रतनगढ़ तहसील के गांव ठटवता में ये रहने वाले हैं और इन्होंने पहले वोट कास्ट किया और उसके बाद कहीं जाकर शादी के लिए तैयार हुए। वहीं जयपुर से खबर है, जहां ब्यूरोक्रेट्स ने आज मतदान किया। शुरुआत के 50 मतदाताओं को उपहार का स्क्रैच कार्ड भी मिला। स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर चॉकलेट, टी शर्ट, डायरी और गिफ्ट्स इसमें मिले और इसे लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा। ब्यूरोक्रेट्स ने भी जल्दी आकर स्क्रैच कार्ड लिया और नए मतदाताओं को यहां पर सर्टिफिकेट्स मिले। मतदान के दौरान आज कुछ अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली। ये बस्ती से तस्वीर है जहां पर पहले मतदान और फिर ससुराल की डगर पर जाने का इस कपल ने फैसला किया। नगराजपुरा पोलिंग बूथ नंबर 205 पर पति गिरिराज शर्मा के साथ सुप्रिया ने आज मतदान किया। कानून व्यवस्था को लेकर एसीपी मुकेश चौधरी ने मॉनिटरिंग की। एसडीएम मुरकुट चौधरी ने भी मॉनिटरिंग की। मतदान प्रक्रिया की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई और इस बीच ऐसी अद्भुत तस्वीरें भी मतदान के दौरान नजर आईं। नागौर के कुचोरिया में आरएलपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव के मामले को लेकर खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल मौके पर पहुंचे और मतदान केंद्रों का जायजा लिया। साथ ही पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मामले पर उन्होंने चर्चा की। बार डबल इंजन की सरकार ने हद ही कर दिया। मतलब आचार संहिताओं की जो धज्जियां उड़ी कि कायदे से कल 6 बजे के बाद इस संसदीय क्षेत्र के अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ कायदे से नहीं रह सकता। उसके बावजूद हरियाणा के सैकड़ों लोग यहाँ माहौल खराब करने आए हैं। अभी हमने कलेक्टर से भी बात की है, चुनाव आयोग में बात करेंगे और इस सिस्टम को ठीक करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने परिवार के साथ वोट डाला। गांव बागसरा पूर्वी के स्कूल में उन्होंने मतदान किया। लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा किया। क्षेत्र में पहली बार खुलने जा रहा है, उनका कहना है कि कांग्रेस का खाता पहली बार खुलने जा रहा है और जनता को भ्रमित करने के लिए 400 पार का भ्रम फैलाया गया है। चूरू सीट से कांग्रेस का खाता खुलेगा और एक बहुत अच्छी संख्या में सीटें इस बार राजस्थान में कांग्रेस की आने जा रही है। और जो सुबह से ही लोगों से बात हो रही है, जो रुझान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार बढ़त कांग्रेस की रहेगी। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इस पे क्या कहें? कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, लोगों को फुसलाने की, बहलाने की, कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी 200 से नीचे रहने वाली है। झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जहां पर यमुना जल को लेकर 7 गांवों ने मतदान का बहिष्कार किया। विधानसभा क्षेत्र के 7 गांवों के 10 मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों ने एक भी वोट नहीं डाला। बता दें कि यमुना जल समझौते को लेकर ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं धींधवा, बीचला, बिशनपुरा और केहरपुरा गांव में केवल एक ही वोट डाले गए। हमीनपुर गाडोली में यमुना जल संघर्ष समिति से जुड़े हुए सदस्यों का कहना है कि जब तक यमुना का जल नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। वहीं राजस्थान की शेष 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मरुधरा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पाली से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में जोधपुर के गोपालगढ़ में
जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को कई सालों तक अटकाए रखा। मोदी सरकार ने रामलला का भव्य मंदिर बनवाया है। 500 साल बाद रामलला ने अपने घर में जन्मदिन मनाया है। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई और मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से बचाने का काम किया। इस मौके पर जनसभा में प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दो लोग हैं, एक और 23 साल से वैकेशन करे बगैर भारत माता की सेवा करने वाला नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर हर 3 महीने में थाईलैंड विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है। मुझे बताओ भाई, किसको देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसको लेना चाहिए? भाई और बहनों, दो तरफ एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और विभिन्न समाजों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर बीजेपी नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा कि चुनावी मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है और चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। वैसे कोई मुद्दे नहीं थे कि अलग अलग कुछ एरिया का हो, मुद्दा चुनाव का ही था और चुनाव में सफलता किस प्रकार और किस माध्यम से, किस योजना से सफलता प्राप्त हो सकती है और सबको सक्रिय होने के लिए और क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा हुई थी। लोगों ने अपने मन की बात रखी। कुछ भी जो कमी रही हो पहले, उसको मन मुटाव को दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजसमंद आ सकते हैं। 20 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ राजसमंद में रैली कर सकते हैं। भीम में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा हो सकती है। महिमा कुमारी मेवाड़ के समर्थन में योगी यहां पर चुनावी सभा कर सकते हैं और इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की हैं। सिरोही से खबर है, जहां पर जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। आबू रोड के तरतोली रोड पर आयोजित जनसभा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से क्षेत्र में बीजेपी का सांसद है, लेकिन अभी तक क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने पूर्व में प्रदेश के हित में कई कार्य किए। हमारी योजनाओं की देश भर में तारीफ हुई है। सवाई माधोपुर के बौली में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को लेकर एसडीएम विनीता स्वामी ने रैली को रवाना किया और मतदाताओं को जागरूक किया। स्थानीय ब्लॉक अधिकारी और कार्मिकों ने इसमें भाग लिया। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। मतदान करवाने में सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए। उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 50 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार होने वालों में 10 बच्चे और महिला भी शामिल हैं। मरीजों का डूंगरपुर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
शादी समारोह में खाना खाने के दौरान लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पहाड़ा थाना क्षेत्र के मोडीवासा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर के ताजसर गांव में मतदान केंद्र के बाहर आपसी रंजिश को लेकर गांधी उर्फ राजेंद्र पर जानलेवा हमला किया गया। राजेंद्र उर्फ गांधी सदर थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है। राजेंद्र को ट्रॉमा सेंटर में उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। ताजसर गांव में जो मारपीट हुई है, राजेंद्र उर्फ गांधी वो सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है और दूसरी पार्टी से उसकी रंजिश थी। पहले कोई इसने उनके साथ मारपीट की थी। बूथ और चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। जब वो वोट लेके काफ़ी दूर चला गया था तब उसके साथ कोई मारपीट हुई है, जिस पर अभी मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई करेंगे। करौली से खबर है, जहां पर कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 48 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायल सोनम को जयपुर रेफर किया गया। मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। गंगापुर मार्ग स्थित बीजलपुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। टोंके देवली में करीब 20 दिन पुरानी अपहरण कर लूट की वारदात के 3 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में देवली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 29 मार्च को बाइक सवार युवक का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीन 2024 को ये सूचना प्राप्त हुई कि रावता और विश्वगुरु डैम के बीच में कोई आदमी नहीं मिल रहा है। तो उसके परिजनों ने ये सूचना दी कि हमें आदमी मिल नहीं रहा है और हमने उसका तलाश किया तो हमारे को मोटरसाइकिल पड़ी हुई मिली है। उसके ऊपर थाना देवली, थाना दूनी और नासिरदा के स्टाफ को बताया कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह को देखो, कोई एक्सीडेंट की घटना तो नहीं हुई है। उसके बाद करीब 12 बजे के बाद में हमें सूचना प्राप्त हुई कि बारला कोरिया के पास में एक व्यक्ति पड़ा है। लूणी क्षेत्र के सतलाना स्टेशन से पहले चलती ट्रेन के नीचे गिरने से एक यात्री घायल हो गया। यात्री को ट्रैकमैन की सतर्कता से समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई। बता दें कि जम्मू तवी ट्रेन से यात्री अचानक ही नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही कांस्टेबल मुकेश खोजा के साथ मौके पर पहुंचे दूसरे लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद का निवासी बताया जा रहा है और जोधपुर MDM अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस की विशेष टीम ने वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में वांछित भगोड़े को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावत से गिरफ्तार किया। आरोपी गिरफ्तारी में जावत पुलिस का सहयोग मिला। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।